वो एविडेंस का जो मायार है, जो कानून बताता है, कानून शहादत बताता है, या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट पे इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे गवाहान के बयान 161 के कैसे लिखने हैं, या जो बरामदगियाँ करनी है रिकवरीज 165 में वो कैसे करनी है, रिमांड 167 में लेने के बाद तफ्तीश करनी है, जो भी चीज़ें करनी है प्रोफेशनली, वो सारा मिसल का हिस्सा बनने के बाद फिर वो यूजली ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो एक तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केसेस जो है वो भरी हो जाते हैं, दूसरा पुलिस की नालायकी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसकी, मैं समझता हूँ कि किसी दूसरी पार्टी से सालबाद हो जाना, इसकी बना पे भी जो है वो केसेस में जो है वो मुलज़मान को रिलीफ मिल जाता है। बहरहाल लेट्स सी, इस केस में पुलिस को, मैं समझता हूँ एजेंसी को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो प्रोफेशनल अंदाज में सारी एविडेंस कलेक्ट करके, कॉल डाटा कलेक्ट करके, और फिर जो कोई गवाहान अगर इस वकूए से मुतल्लिक़, जिस तरह अगर वो लाहौर आया, अब दो बातें हैं, एक तो वो 3 दिन हॉस्पिटल दाखिल रहा, उसका बयान नहीं लिखा गया, हो सकता है उसके साथ कोई वहाँ से जो है पाक वतन से कोई उसका दोस्त साथ आया हो, वो बाहर गली में उसने खड़ा किया हो कि वो जा रहा है कहीं, दोस्तों के साथ लोग मामला शेयर कर लेते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो प्रॉपर चीज़ें रिकॉर्ड पे आने के बाद जो है वो ये केस जो है वो अगर अच्छी एविडेंस हो जाती है, केस साबित हो जाता है, मुलज़मान जिन पे उंगली उठी है इनके साथ कड़ी से कड़ी मिलके जो है वो इनके ख़िलाफ़ साबित हो जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि इनको जो है 302 में 2 सज़ाएँ हैं। 302B में एक डेथ सेंटेंस है और एक उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इस तरह के केसेस में यूजली ऐसा होता है, अगर केस साबित हो जाए तो फिर कैपिटल पनिशमेंट होती है, जो डेथ सेंटेंस होती है। अगर केस के जो आपस में लिंक आपस में नहीं मिलते, ताने बाने जो है वो आपस में प्रॉपर नहीं मिलते, तो फिर मुलज़मान बरी भी हो जाते हैं। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा प्री प्लान्ड वाक़या है, और इसमें जो है वो एक शख्स की जो है वो जान गई है, तो किसी की जान लेना जो है वो शर्म कानूनन हर लिहाज से जस्टिफाई नहीं होता है, और इस्लाम में भी ये किसी की जान लेना एक कबीरा गुनाह के तौर पे बयान किया गया है। और अच्छा नज़ीर साहब, यहाँ सज़ा रखी है। नज़ीर साहब, इसमें ये चीज़ बताइएगा कि जो किसी को जहर दिया जाता है, कि जहर किसी चीज़ में मिला के दे दिया और वो उस जगह से चला गया, या कुछ देर बाद या कुछ अरसे बाद उसकी जो है वो मौत वाक़या हो जाती है, तो उसमें भी सज़ा जो है वो इसी तरह से ही होती है। देखें जी, बात यह है कि जब बात का तो ऐसा होता है कि ऐसे वाक़यात होते हैं कि उनमें डायरेक्ट एविडेंस तो होती नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि ससुराल में बीवी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से वो खातून को मार दिया जाता है, तो बाद में पता चलता है कि जी वो उस वक़्त तो उसको दफना भी देते हैं, बाद में पता चलता है कि इसको तो ऐसे मारा, फिर उसकी कब्र कशाई होती है या उसका पोस्टमार्टम होता है। या बाद का तो ऐसा होता है कि जैसे इस केस में जहर दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जी जहर इसने खुद पी लिया। अब देखें, जहर ये चीज़ तो साबित हुई है, रिपोर्ट में ये चीज़ आई है फॉरेंसिक में कि इसकी मौत जहर से हुई है, जहर देने से या जहर पीने से हुई है। अब वो जहर किसने पिलाई है, वो जिसकी तरफ प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बनाया है, अब कड़ी से कड़ी मिला के प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है साबित करना है कि ये जो जहर दी गई है बंदे को, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई है, ये साबित करना है कि ये जहर इन मुलज़मान ने, वो खातून जो है जिसने उसको बुलाया या उसके खामद ने जो प्री प्लान या मर्डर किया है, अगर वो जहर का पिलाना या वो जहर का जो दी गई है उनकी तरफ इशारा है और वो साबित नहीं होता, फिर वो बरी हो जाएंगे।